हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और सब कुछ अच्छा ही चल रहा होगा। तो इस वीडियो में हम आपके सामने एक शानदार टॉपिक लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है समीकरण। हालांकि इसके पहले भी इस टॉपिक से संबंधित कुछ बातें आपको बताई गई थी, जैसे कि कोई समीकरण है और समीकरण के इधर में जो संख्या है, जो टर्म है, अगर प्लस में है तो बराबर के उधर ले जाते तो माइनस में चला जाता है, या फिर माइनस में है तो प्लस में चला जाता है, गुना में है तो भाग में चला जाता है, या फिर भाग में है तो गुना में चला जाता है। आखिर क्यों, इस पर वीडियो बनाया गया था। अगर उस वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लें। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मान के चलिए समीकरण है, तो इस समीकरण का मतलब क्या होता है, कैसे हम महसूस करेंगे कि ये समीकरण है या फिर ये समीकरण आखिरकार है क्या। हम इसको जब सॉल्व करते हैं तो आंसर हमें क्यों प्राप्त हो जाता है, क्लियर। और साथ में हम यह भी जानेंगे कि इन समीकरण को हम किन किन तरीकों से सॉल्व कर सकते हैं, क्लियर। तो इस वीडियो में बेसिकली हम बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण के विषय में। दो चर वाले, अब दो चर का यहाँ पर मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर दो चर का मतलब हुआ, मतलब दो वेरिएबल। जैसे कि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है। अब दो वेरिएबल है कहने का मतलब जिसका मान चेंज होते रहता है। आखिरकार मान चेंज क्यों होता है, इसके विषय में भी आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, क्लियर। तो दो चर वाले यहाँ पर केवल x और y मिलेगा आपको, ठीक है, z नहीं मिलेगा। हालांकि तीन चर वाला भी रैखिक समीकरण होता है, क्लियर। तो यहाँ पर हम दो चर वाला रैखिक समीकरण की बात करेंगे। और एक चीज आप नोट कर लें यहीं पर कि दो चर वाला अगर रैखिक समीकरण रहेगा और उसका हल करना है, उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो दो ही इक्वेशन काफी है। यहाँ पर दो चर है x और y, तो दो इक्वेशन रहेगा तो हम x और y का मान निकाल सकते हैं, क्लियर। अगर तीन चर वाला रैखिक समीकरण रहेगा तो तीन समीकरण चाहिए हमको सॉल्व करने के लिए, मतलब x का मान निकालने के लिए, y का मान निकालने के लिए, z का मान निकालने के लिए, क्योंकि वह तीन चर वाला रैखिक समीकरण है। तो तीन समीकरण चाहिए। यहाँ पर दो ही समीकरण से काम चल जाएगा और सॉल्यूशन निकल जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जो टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो समीकरण जो आप देख रहे हैं यह एक्चुअली एक प्रकार का रेखा है। क्या है, रेखा। अब यहीं से आपको नोट आउट करने का समय आ गया है। क्या है, मान कीजिए ये जो समीकरण देख रहे हैं x - 2y = 0, यह एक प्रकार का लाइन है। क्या है, लाइन है, रेखा है। जैसे कि मान चलिए बोर्ड है, अब बोर्ड में अगर हम एक लाइन खींचते हैं तो इसी लाइन को रिप्रेजेंट करता है ये सब समीकरण, दो चर वाला समीकरण। हालांकि तीन चर वाला भी रैखिक समीकरण लाइन को ही दर्शाता है, लेकिन वो 3D में रहता है, 3D में, ठीक है। और हम बात करेंगे दो चर वाला रैखिक समीकरण का 2D में, समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं करना है, डरना नहीं है, क्लियर। तो क्या बताएं हम, कोई भी समीकरण है वह एक प्रकार का क्या है, लाइन है, क्या है, रेखा है, रेखा को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर दो समीकरण है तो दो रेखा होगा। एक रेखा मान के चलिए ऐसे है, एक रेखा ऐसे है। अब होता क्या है, होता ये है, ये दो रेखा है। अब रेखा एकदम अनंत तक जा सकता है। अब जब इसको हम आगे बढ़ाते हैं, मान के चलिए इसको ऐसे आगे बढ़ा दिए और इसको भी आगे बढ़ा दिए, तो यहाँ पर देखिए तो कट गया। अब जो कट गया वही एक्चुअली सॉल्यूशन होता है, हल होता है। मतलब कि जब आप ये दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान निकलेगा। तो वही चीज जब यहां पर कटेगा तो यहां पर आपको एक बिंदु मिलेगा। मान के चलिए बिंदु A और B है, तो यही A और B x और y का मान है। मतलब x का मान A है और y का मान B है। आखिरकार ऐसा होता क्यों है, ये आपके मन में सवाल उठ रहा होगा। खैर, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहां पर अगर समीकरण रेखा है तो यहां पर रेखा का मतलब क्या हुआ। अब जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर तीन चीज़ें आती है। यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा होगा आसानी से, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर जो पहला फिगर आप देख रहे हैं, अभी तो हमको झटका मार दिया था, सही बता रहे हैं, बहुत डेंजर। यहाँ पर करंट लगा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर एक बोतल था, उसमें लिक्विड था, वो लिक्विड यहाँ पर पता नहीं, चलिए खैर बच गए। चलिए यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर देख रहे हैं आकृति 1 जो देख रहे हैं आप, इसमें दो लाइन है। एक लाइन आप ये वाला देख रहे हैं और एक लाइन ये वाला है। तो यहाँ पर दो लाइन है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर दो समीकरण भी होगा। एक समीकरण देखिए ये वाला है 3x + 4y = 20, दिख रहा है आपको, 3x + 4y = 20। और एक समीकरण है ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला समीकरण है x - 2y = 0। क्या है, x - 2y = 0। तो इस कंडीशन में क्या है कि ये जो
दोनों लाइन है कहीं पर प्रतिच्छेद हो रहे हैं, कहीं पर क्या हो रहे हैं, प्रतिच्छेद हो रहे हैं, कट रहे हैं। तो जो कट रहा है, मान के चलिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट पर कट रहा है, मानना नहीं है, एक्चुअल में कटेगा, और वो पॉइंट है यहाँ पर 4 2। क्या है 4 2, मतलब कि x का मान 4 और y का मान 2, यही आंसर हो जाएगा। यदि हम सॉल्व करके, जब सॉल्व करते हैं तो समीकरण को, तो x का मान निकलता है, y का मान निकलता है। अब जब आप ग्राफीय विधि से सॉल्व करेंगे तो भी वही मान निकलेगा, ज्यामितीय रूप से देखेंगे तो भी। क्लियर? तो ये वाला जो आप चतुर्थांश देख रहे हैं, चतुर्थांश में रेखा को निरूपित करने के लिए आप जानते होंगे, पढ़े होंगे 9-10 क्लास में, है कि नहीं। मान के चलिए यहाँ पर एक रेखा है x - 2y, क्या है x - 2y = 0, और एक रेखा क्या है 3x + 4y = क्या है 20 है। यहाँ पर यही दो समीकरण है, और यही दो समीकरण जो है जब हम उसका रेखा खींचते हैं, अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि भाई रेखा कैसे खिंचाता है, रेखा कैसे खिंचाता है। तो देखिए रेखा कैसे खिंचाता है, यहाँ पर देखिए x - 2y है, इसको हम लिख सकते हैं x बराबर में -2y को बराबर के इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +2y। अब यहाँ पर एक हम बॉक्स बनाते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें क्या रहेगा, एक x रहेगा और एक y रहेगा। अब क्या करना है, y का मान अपने से रखना है तो x का मान अपने से निकल जाएगा। हम आपको पहले बता चुके हैं कि इस वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण का बात करने वाले। दो चर, चर मतलब जिसका मान बदलते रहता है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे अगर y का मान यहाँ पर 0 रखेंगे तो x का मान भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। y का मान 0 रखेंगे तो 2 × 0 तो 0 आया, है कि नहीं। तो 0 किसका मान आया, x का मान आया। अगर y का मान हम 1 रखेंगे, y का मान 1 रखेंगे तो 21 नहीं हो जाएगा, क्योंकि 2 × y है कि नहीं। तो 2 × 2 मतलब कि x का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर आपको 2 पॉइंट मिल गया, एक 0 0 और एक 2 1। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर मिला 0 0, है कि नहीं। ये वाला जो चतुर्थांश आप देख रहे हैं, ये वाला चतुर्थांश जिसमें ये वाला है x अक्ष और ये वाला क्या है y अक्ष, दो चर वाला का बात कर रहे हैं, इसीलिए दो ही अक्ष का हम चर्चा करेंगे। अगर 3 अक्ष वाला हम बात करेंगे, मतलब कि x रहेगा, y रहेगा और इधर z भी रहेगा, तो समझिए कि 3 चर वाला रैखिक समीकरण का जब हम बात करेंगे तब चर्चा करेंगे। तो वो अलग दुनिया का चीज है, उसका आज हम बात नहीं करेंगे। अगर बात करेंगे तो बाद में वीडियो आएगा उसका, ठीक है। तो आज जहां तक हम बात कर रहे हैं वहीं तक आप ध्यान में रखें, काफी है। चलिए, एक पॉइंट हमको यहां मिला और दूसरा पॉइंट 1 और 2, यानी x का मान 2 है और y का मान 1। तो x का मान 2 कहां पर है, 1 2 यहां पर है 2, और y का मान 1 यहां पर है, मतलब ये पॉइंट यहां पर मिल गया। अब जब ये दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक रेखा हमको मिल जाता है। तो इसी तरह से कोई भी समीकरण का हम रेखा में चेंज कर सकते हैं किसी क्वाड्रेंट में। क्या है, एक प्रकार का चतुर्थांश है। जब हम x अक्ष और y अक्ष को खींचते हैं तब क्या होता है, एक अंश इधर बचता है, एक अंश इधर, एक अंश इधर, एक अंश इधर, मतलब 4 अंश हो जाता है। जैसे कि मान के चलिए एक रेखा इधर खींच दी, एक रेखा इधर, तो यहाँ पर ये पहला चतुर्थांश है, ये दूसरा चतुर्थांश है, ये तीसरा चतुर्थांश है और ये चौथा चतुर्थांश है। मतलब कि ये पूरा दुनिया जो है 4 भागों में बढ़ जाता है। समझिए पूरा बोर्ड है, अगर हम 2 रेखा से खींच देंगे, अब रेखा है भाई कहीं भी जा सकता है कि नहीं, तो बोर्ड क्या हो जाएगा, 4 टुकड़ा में बढ़ जाएगा। तो उसी चीज को बोला गया है चतुर्थांश यहाँ पर, ठीक है। तो हम किसी भी समीकरण को हम रेखा में परिवर्तित कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर 2-2 समीकरण का 2-2 रेखा खींचा गया है हर तीनों ग्राफ में, ये पहला ग्राफ हुआ, ये पहला ग्राफ हुआ, ये दूसरा ग्राफ है और ये तीसरा ग्राफ है, ठीक है। चलिए, तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि भाई कोई समीकरण है उसका मतलब रेखा होता है। तो 2 समीकरण है तो 2 रेखा होगा उस चतुर्थांश में, उस क्वाड्रेंट में। अब यहाँ पर देखिए पहला फिगर में दोनों रेखाएं आपस में एक जगह कट रही हैं। तो जहां पर भी कट रही होंगी वहां पर एक उभयनिष्ठ बिंदु होगा। उभयनिष्ठ बिंदु मतलब कॉमन बिंदु, जो इस रेखा वाला भी एक बिंदु होगा और इस रेखा वाला भी एक ही बिंदु होगा, है कि नहीं। उभयनिष्ठ बिंदु उसी कहते हैं जो दोनों रेखाएं पर मौजूद हो। तो यहां पर एक बिंदु मौजूद है जिसका निर्देशांक है 4 2, मतलब x का मान 4, y का मान 2। तो यही सॉल्यूशन हो जाता है ये दोनों समीकरण का। जब ये दोनों समीकरण को हम सॉल्व करेंगे, जब हल करेंगे, तब x का मान 4 और y का मान 2 ही प्राप्त होगा। तो हम ज्यामितीय मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है, हमें फिगर बनाना पड़ेगा, यहाँ पर 1 2 3 4 इस तरह लिखना पड़ेगा, फिर पहले लाइन खींचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कहाँ कट रहा है, थोड़ा मोड़ा मिस्टेक होगा तो इधर उधर हो जाएगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली थ्योरेटिकली हम लोग क्या करते हैं, एक्स और वाई का मान पता कर लेते हैं कि नहीं। अभी हम बता रहे हैं कि किन किन तरीका से हम ये दोनों समीकरण को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब चलिए, ये चीज तो हो गया, पहला फिगर समझ में आ गया। अब दूसरा फिगर में देखिए, यहां पर भी 2 रेखाएं हैं,
दो समीकरण हैं, देख रहे हैं आप यहाँ पर एक समीकरण ये वाला है x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पर देखिए 2x प्लस 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो समीकरण तो है, लेकिन दोनों समीकरण कहीं पर भी एक दूसरे को काट नहीं रही है। दोनों समीकरण मतलब दोनों रेखाएं कहीं पर काट नहीं रही है। जब कहीं पर नहीं कटेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका सॉल्यूशन निकलेगा ही नहीं। कभी कभी दो समीकरण ऐसा होता है कि उसका सॉल्यूशन निकलता ही नहीं है। क्यों नहीं निकलता है ये भी आपको जानने को मिलेगा। चलिए तीसरा कंडीशन में देखिए, कभी कभी ये होता है कि दो समीकरण तो है, जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण है 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 18, और यहाँ पर देखिए 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9 है। दो समीकरण तो है। जब दोनों समीकरण को हम रेखा में परिवर्तित करते हैं, जब रेखा खींचते हैं क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, तब होता क्या है, दोनों रेखाएं ओवरलैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? ओवरलैप, मतलब आरोपित हो जाते हैं एक दूसरे पर। तो यहां पर देखिए दोनों रेखा आपको तो पता नहीं चल रहा है, एक ही रेखा पर दूसरा भी रेखा मौजूद हो गया है, तो मतलब उसको हम लोग बोलते हैं संपाती। क्या बोलते हैं? संपाती। अब जब संपाती होता है तो यहाँ पर बहुत सारे उभयनिष्ठ पॉइंट होंगे, बहुत सारे कॉमन पॉइंट। उभयनिष्ठ पॉइंट मतलब कॉमन पॉइंट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इसका अनंत सॉल्यूशन होगा। ये जो दोनों समीकरण आप देख रहे हैं, ये दोनों समीकरण को जब हम सॉल्व करेंगे तो अनंत सॉल्यूशन निकलेगा उन लोगों का। ठीक है, अब कैसे निकलेगा ये हम जानेंगे, लेकिन इसके पहले सबसे पहले हम जान लेते हैं समीकरण को सॉल्व करने का तरीका। देखिए समीकरण को सॉल्व करने का तरीका तो बहुत प्रकार का है, लेकिन बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सबसे पहले हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं हम लोग विलोपन विधि। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है विलोपन विधि। विलोपन विधि जिसको हम लोग एलिमिनेशन मेथड भी कहते हैं। दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। और तीसरा है वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और ये है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, ये तीनों मेथड प्रचलित हैं, लेकिन इसमें हम लोग ज़्यादातर यूज करते हैं विलोपन का। ठीक है, और सेकंड में आता है प्रतिस्थापन का, और वज्र गुणन विधि का हम लोग रेयरली ही यूज करते हैं, बहुत बार यूज नहीं करते हैं। ये दोनों जो मेथड है इन लोग का ही हम प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों मेथड बता देते हैं। वज्र गुणन विधि जो है इसको बताने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए ज़्यादा हम लंबा इस वीडियो को नहीं खींचना चाहते हैं, इसीलिए दोनों मेथड को हम बता देते हैं, हो जाएगा काम, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर मेरे सामने दो समीकरण है, ये दोनों समीकरण को हम ये दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, आंसर सेम आएगा। आप किसी भी मेथड से सॉल्व कीजिए, या फिर विलोपन विधि से, या फिर प्रतिस्थापन विधि से, या फिर वज्र गुणन विधि से, या फिर ग्राफीय विधि से, इस तरह से लाइन बनाकर सॉल्व करें, बात वही, आंसर सेम आएगा। तो देखिए विलोपन विधि से कैसे सॉल्व होता है। विलोपन यानी विलुप्त करने वाला। देखिए विलुप्त कैसे होगा, सबसे पहला विधि बता रहे हैं, विलोपन विधि। ठीक है, सबसे पहला विधि हम बता रहे हैं। ठीक है, देखिए होगा क्या, यहाँ दो समीकरण है, यहाँ पर x माइनस 2y है इज इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 है। देखिए आपको दोनों समीकरण में एक टर्म को एकदम सेम कर देना है। जैसे कि यहाँ पर अगर 3x है तो यहाँ पर भी 3x करने का प्रयास कीजिए, या फिर अगर यहाँ पर 4y है तो यहाँ पर भी 4y करने का प्रयास कीजिए, फिर जोड़ घटा दीजिए, कट छट जाएगा। मतलब कि एक जो x वाला टर्म है या फिर y वाला टर्म है उसको काट देना है किसी भी हर हाल में। देखिए करेंगे क्या, हम समीकरण 1 को हम कर देंगे 2 से गुना। चलिए 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और माइनस में क्या हो जाएगा, 2 दूना 4y, और 0 को गुना 2 से करेंगे 0 ही आएगा। मतलब समीकरण 1 को हम 2 से गुना कर दिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 2 से गुना करने का मतलब ये हुआ कि बराबर के इधर भी 2 से गुना कर रहे हैं, बराबर के इधर भी कर रहे हैं। ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर। अब जो समीकरण 2 है इसमें हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे समीकरण 2 को। तो देखिए 3x है प्लस 4y है इज इक्वल टू 20 है। अब ऐड करने से क्या फायदा होगा, यदि ऐड करते हैं तो यहाँ पर देखिए माइनस 4y है और यहाँ पर प्लस 4y है, दोनों कट जाएगा, यानी y वाला टर्म खत्म हो गया। तो बच गया x वाला टर्म, 2x, और यहाँ पर कितना है प्लस 3x, तो हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 0 प्लस 20 कितना हो जाएगा 20। अब इसको यहाँ पर काटिए, 5 कम 5, 5 चौके 20, तो x का मान कितना आ गया, 4 आया। x का मान 4 आया, तो y का मान कितना आ जाएगा, y का मान अपने आप आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर x का मान कितना आया, 4 आया, तो यहाँ पर 4 रखिए, अब 4 को इधर ले जाइए, तो माइनस 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, है कि नहीं।
x के जगह पर 4 रखें, 4 को इधर ले गए तो -4 हो गया, -2y उसी तरह का उसी तरह रह गया, ठीक है। माइनस माइनस कट गया, 2 एकम 2, 2 दूना 4, यानी y बराबर में कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। तो y के जगह पर हम यहाँ पर तुरंत 2 लिख देते हैं, देखिए आ गया। तो हम विलोपन विधि से सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया, x का मान 4, y का मान 2। अब ये जो यहाँ पर ग्राफीय विधि है, यही वाला समीकरण हम वहाँ पर उठाकर बना रहे हैं। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो बिंदु प्राप्त हुआ है उभयनिष्ठ बिंदु, इसमें भी x का मान 4 है, ये वाला x का मान है और ये वाला क्या है, y का मान, x का मान 4, y का मान 2 है कि नहीं, सेम आएगा सेम। चलिए अब विलोपन विधि तो आपको समझ में आ गया। दूसरा जो मेथड है वो है प्रतिस्थापन विधि। क्या है, प्रतिस्थापन विधि। अब प्रतिस्थापन मतलब कि सब्स्टिट्यूशन मेथड जो उसमें होता क्या है, जैसे समीकरण 1 में क्या कीजिए, देखिए यहाँ पर समीकरण 1 में क्या करेंगे, x इक्वल टू हम लिख सकते हैं 2y, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं, -2y था बराबर की इधर ले गए तो +2y हो गया, मतलब हम x की जगह पर 2y लिख सकते हैं। तो क्या करेंगे, x बराबर में 2y जो है, 2y को हम समीकरण 2 में बैठा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 3x है, क्या है 3x, तो x की जगह पर क्या लिख सकते हैं 2y, क्योंकि x का मान 2y हमको मिल गया है समीकरण 1 से। देखिए आप एक गलती नहीं कीजिएगा, गलती यहाँ पर बहुत बार होता है कि हम समीकरण 1 से x का मान या फिर y का मान यहाँ पर निकाले हैं और उसी समीकरण में बैठा रहे हैं, तो ऐसा गलती नहीं करना है। जैसे कि मान के चलिए समीकरण 1 से हम x बराबर में 2y फाइंड आउट किए या फिर y बराबर में कुछ भी आता, तो उस चीज को हम दूसरे समीकरण में रखेंगे, ठीक है। तो x बराबर 2y समीकरण 1 से हमको मिला है, अब इस चीज को हम समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो यहाँ 3 था, 3 लिखें, x की जगह पर कितना लिख सकते हैं 2y, तो यहाँ पर लिख देंगे 2y, फिर कितना है +4y, तो +4y इज इक्वल टू 20 है तो 20 लिखेंगे। अब सॉल्व हो जाएगा, 3 दूना 6y प्लस हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 20, 6y और 4y कितना हो गया 10y हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया 20 हो गया, 10 एकम 10, 10 दूना 20, तो y का मान कितना आ गया 2 आ गया, y का मान 2, तो x का मान कितना आएगा, x का मान 4 ही आएगा। आप देख सकते हैं जैसे y का मान 2 आया तो इस y की जगह पर आप 2 रखिए, 2 दूना कितना हो जाएगा 4, तो x का मान 4 आ गया, है कि नहीं। तो देखिए सेम आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। वज्र गुणन विधि से कीजिए तो वही आएगा, लेकिन हम लोग बेसिकली विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, बहुत बार करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है विलोपन विधि। कभी कभी प्रतिस्थापन विधि जो है वो टफ हो जाता है, ज़्यादा कैलकुलेशन लेंदी हो जाता है, इसीलिए हम लोग उससे सॉल्व जल्दी नहीं करते हैं, बहुत बार करते हैं किससे, विलोपन विधि से। क्लियर। तो ये वाला विधि आपको ध्यान में रखना है, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी समीकरण है। हालांकि मैंने अभी तक इतना सारा पहेली बताया है और उन पहेलियों को मैंने समीकरण बनाकर ही सॉल्व किया है और सब में लगभग विलोपन विधि का प्रयोग किया है, कहीं कहीं पर प्रतिस्थापन का किया होगा, लेकिन मुझे लगता है कि विलोपन विधि का ही प्रयोग किया, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है कि नहीं, तो समझ लेना चाहिए। क्लियर। चलिए समझ में आ गया। सॉल्व करने के लिए समीकरण ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, समझ जाना है, ठीक है। और भी वीडियो आएगा समीकरण के ऊपर सॉल्व करने वाला तरीका डीपली, ठीक है, और बहुत सारा क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ पर देखिए इसमें लाइन दोनों जो है कट जा रही है, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर सॉल्यूशन 4 और 2 मिला था, कितना मिला था 4 और 2, ठीक है। अब देखिए इसमें क्यों नहीं मिला, क्योंकि जो पहला समीकरण है वो है 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0 है, और दूसरा समीकरण है x + 2y - 4 इज इक्वल टू कितना है 0 है। यहाँ पर 2 समीकरण है। अब दोनों समीकरण को यदि हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, मतलब x का मान y का मान निकलेगा ही नहीं। अब क्यों नहीं निकलेगा यहीं से पता चल जाएगा। हम लोग तो सॉल्व करने का तरीका सीख चुके हैं, अब सीख चुके हैं तो क्या होगा देखिए, यहाँ पर करना क्या है। अब सॉल्व करने के लिए क्या कीजिए, इसको समीकरण 2 को 2 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, है कि नहीं। तो देखिए क्या होगा 2x + 4y - 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको हम 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2x, फिर यहाँ हो जाएगा 4y 2 दूना 4, है कि नहीं, और -8 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं। या तो फिर ये जो कांस्टेंट है उसको बराबर के उधर भी ले जा सकते हैं। चलिए अब घटा दीजिए, अब घटाने से क्या होगा, अब घटाने से घट जाएगा, ठीक है, यहाँ माइनस की जगह पर प्लस हो जाएगा। देखिए -2x + 2x ये कट गया, +4y - 4y ये भी कट गया, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचा +8 है और -12 है, यानी -4, और यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे तो 0। देखिए -4 बराबर 0 आ जा रहा है। ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि -4 जो है 0 के बराबर हो जाए? ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। जब नहीं हो सकता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दोनों समीकरण को हम सॉल्व कर रहे हैं उसका कोई सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं निकलेगा। यहाँ पर x y का मान कैसे निकलेगा, नहीं निकलेगा। अब देखिए तीसरा कंडीशन में यहाँ पर 2 समीकरण है, एक है 4x + 6y इज इक्वल टू 18 है, और दूसरा क्या है
2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9। अच्छा, इसको हम करते हैं 2 से गुना, तो हो जाएगा 2 दूना 4x प्लस में हो जाएगा 6y इज इक्वल टू 9 दूना कितना हो जाएगा 18। अब इसको घटाइए तो 4y माइनस 4y कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 0 बराबर में क्या आ गया 0 आ गया। देखिए 0 बराबर में 0 हो सकता है। अगर 0 बराबर 0 हो सकता है तो फिर यहाँ पर कैसे अनंत सॉल्यूशन इसका होता है? इसलिए होता है क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 बराबर जो 0 आया है इसको हम लिख सकते हैं 0 गुना x बराबर में 0। हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 0 को गुना हम x से करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 बराबर 0, मतलब ये वाला चीज़ यहाँ पर हम लिखे हैं। ठीक है, x हम अपने आप गुना कर दिए 0 से, क्या उससे फर्क पड़ता है। अब यहाँ पर क्या होगा, x बराबर में क्या हो जाएगा 0, और ये वाला 0 इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 0/0 आ गया। अब 0/0 का मतलब क्या होता है, इन्फिनिटिव, अनंत, मतलब कि इसका सॉल्यूशन बहुत सारा है, बहुत सारा, जिसको हम लोग गिन भी नहीं सकते हैं। ठीक है, और उसी तरह से आप यहाँ पर जहाँ पर x रखें वहाँ पर y रख दीजिए, तो y का भी मान जो है वो बहुत सारा आएगा, है कि नहीं। देख सकते हैं कि बहुत सारा पॉइंट है, अरबों खरबों पॉइंट है, जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, इतना सारा पॉइंट है, मतलब इसका बहुत सारा सॉल्यूशन निकलेगा। इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं निकलेगा और इसका एक सॉल्यूशन निकलेगा, और जो एक सॉल्यूशन निकलता है वही सब सवाल को हम जल्दी सॉल्व करते हैं। जितना भी पहेली है या फिर क्वेश्चन आते हैं वो इसी पर आधारित रहते हैं। जब समीकरण को सॉल्व करके जो आंसर आएगा, समझिए कि यही वाला चीज़ का बात हो रहा है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि भाई समीकरण का मतलब होता है लाइन। अगर वो दोनों लाइन कट रही है तो मतलब उसका सॉल्यूशन निकलेगा, नहीं कट रही है तो नहीं निकलेगा, या फिर दोनों लाइन जो है ओवरलैप हो जाएं तो फिर उसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा, है कि नहीं। क्लियर? तो समझ जाना है क्या चीज़, कि जितने भी समीकरण हैं सब क्या होते हैं, लाइन होते हैं, रेखा होते हैं। यहाँ पर 2 चर वाला समीकरण था, हो सकता है 3 चर वाला समीकरण रहे। देखिए बहुत बार यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है लोगों में, जैसे कि यहाँ पर x और y के टर्म में लिखा गया है, कभी कभी x बराबर में 0 लिखा रहेगा, तो क्या है समीकरण नहीं है? अरे भाई ये भी समीकरण है, क्योंकि जो x बराबर 0 है इसको हम इस तरह नहीं सकते हैं, x प्लस में 0 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये भी 2 चर वाला समीकरण है। ठीक है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण का पता है जनरल फार्मूला क्या होता है, ax प्लस by प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हो गया जनरल फार्मूला 2 चर वाले रैखिक समीकरण का, जहां पर a² प्लस b² 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। या फिर इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि a और b दोनों 0 नहीं होना चाहिए, एक 0 हो सकता है, एक टाइम में एक 0 हो सकता है। कौन कौन? a और b। ए और बी यहाँ पर वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर है, कोई भी नंबर वहाँ पर हो सकता है, केवल इमेजिनरी नंबर छोड़ करके। इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं? जिस रूट अंडर में मतलब माइनस वाला संख्या रहता है उसको, जैसे कि -1 रहेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इसको छोड़कर कुछ भी एक जगह पर हो सकता है, मतलब कि चर संख्या में। क्लियर? चलिए, तो समझ में तो आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा कि समीकरण का मतलब क्या होता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद पड़ा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।